साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल @जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ बात करेंगे विज्ञान की, विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों की। हमारे आसपास हमें बहुत से मिथक सुनाई देते हैं, जिनकी मदद से सामाजिक सच्चाई को बार-बार छुपाने की कोशिश की जाती है। विज्ञान की पढ़ाई के क्षेत्र में और विज्ञान की पढ़ाई से मिलने वाली पहचान के बारे में भी ऐसे मिथक रचे और प्रसारित किए जाते हैं, जिनकी मदद से विज्ञान के क्षेत्र में जेंडर बायस को छुपाने की भरपूर कोशिश की जाती है। इस बात को बार-बार कहा जाता है कि सेक्स के आधार पर भेदभाव अब बीते ज़माने की बात हो गई है। आज की तारीख में सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं होता। इस बात को जोर देकर कहा जाता है कि पढ़े-लिखों के बीच तो सेक्स के आधार पर भेदभाव अब खत्म हो गया है। लेकिन क्या यह बात सच है? इस वीडियो में मैं इस सवाल का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। विज्ञान के क्षेत्र में चाहे पढ़ाई का मामला हो या इस क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों का मामला हो, दोनों में ही महिलाओं को पीछे धकेला जाता है। आखिरकार 1 साल की देरी के बाद 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 4 सितंबर 2023 को घोषित किए गए। इसमें 12 युवा वैज्ञानिकों को भारत के शीर्ष विज्ञान पुरस्कार के लिए चुना गया। यह हैरानी की बात है कि केंद्र सरकार ने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों को 1 साल तक रोक कर रखा। यह पुरस्कार हर साल 7 वैज्ञानिक विषयों जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान में दिए जाते हैं। इन विषयों के अंग्रेजी नाम इस प्रकार हैं: बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंसेस। ये पुरस्कार CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पहले महानिदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर दिए जाते हैं। 2022 के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा 2023 में की गई। इस साल ये पुरस्कार 12 वैज्ञानिकों को दिए गए और सारे के सारे वैज्ञानिक पुरुष हैं। अब अगर एक नज़र विज्ञान की पढ़ाई में महिलाओं की भागीदारी पर डालें, तो यह बात हैरानी में डालती है कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए एक भी महिला वैज्ञानिक को नहीं चुना गया। भारत में ग्रेजुएशन लेवल पर स्टेम विषयों में महिलाओं का एनरोलमेंट 43% है। यानी अगर 100 विद्यार्थी स्टेम विषयों में ग्रेजुएशन में एनरोल्ड हैं, तो उनमें से 43 विद्यार्थी महिलाएं हैं। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इन विषयों में महिलाओं की भागीदारी भारत में कई विकसित देशों की तुलना में ज़्यादा है। अमेरिका में 34%, ब्रिटेन में 38% और जर्मनी में 27% है। इसके बावजूद भी भारत में स्टेम इंडस्ट्री में केवल 3% महिलाएं CEO के पद पर काम कर रही हैं। डाउन टू अर्थ में एस सुरेश रामानंद द्वारा लिखी एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है जेंडर बैलेंस इन साइंटिफिक रिसर्च इम्प्रूविंग इन इंडिया। इस रिपोर्ट के अनुसार शोध पत्रों के प्रकाशन में भारतीय महिलाओं का दुनिया के अन्य देशों की महिलाओं की तुलना में बेहतर प्रतिनिधित्व है। यानी दुनिया भर में जितने भी रिसर्च पेपर साइंस की फील्ड में छप रहे हैं, उसमें भारत की महिलाओं के जो रिसर्च पेपर्स की संख्या है, वह दुनिया के दूसरे देशों की महिलाओं की संख्या के जो आनुपातिक संख्या है, उसकी तुलना में बेहतर है। एक रिसर्च के लिए 27,000 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स का विश्लेषण किया गया। ये भारतीयों द्वारा लिखे गए रिसर्च पेपर्स थे। विश्लेषण में पाया गया कि 186 क्षेत्रों में प्रत्येक 3 पुरुष लेखकों पर 1 महिला लेखक है। यानी हर एक 3 में से 1 महिला लेखक है। यानी 33% जो भारतीय महिलाएं हैं, वे साइंस की फील्ड में रिसर्च पेपर्स का प्रकाशन करवा रही थी। दंत चिकित्सा, मनोविज्ञान, कला और मानविकीय यानी डेंटिस्ट्री, साइकोलॉजी, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज जैसे कुछ विषयों में महिला लेखकों की संख्या ज़्यादा पाई गई है। यह प्रत्येक 1.5 पुरुष पर 1 महिला लेखिका थी। यानी दंत चिकित्सा, मनोविज्ञान, कला और मानविकीय क्षेत्र में अगर 5 रिसर्च पेपर छपे हैं, तो उनमें से 2 रिसर्च पेपर महिलाओं के द्वारा लिखे गए हैं। हालांकि हमें समझना चाहिए कि यह आंकड़ा रोजगार क्षमता और नेतृत्व में तब्दील होना चाहिए। स्टेम सब्जेक्ट्स में महिलाओं के एनरोलमेंट 43% है। रिसर्च पेपर्स
छपने में भी उनकी भागीदारी अच्छी है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्रों में दिए गए सबसे बड़े पुरस्कारों को पाने वालों में सारे के सारे मर्द हैं। ऐसा होना बिना भेदभाव के संभव नहीं है। आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस भेदभाव की वजह क्या हो सकती है। इस साल भटनागर पुरस्कार विजेताओं के नवीनतम समूह की घोषणा की गई और लगातार दूसरी बार सीएसआईआर को एक भी महिला वैज्ञानिक नहीं मिली जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। तो सीएसआईआर को ऐसी एक भी महिला नहीं दिखाई दी जो इस लायक हो। 2021 और 2022 के लिए कुल 23 पुरस्कार दिए गए और सभी के सभी वो पुरुषों को मिले। अब तक लगभग 600 भटनागर पुरस्कार दिए गए हैं। इनमें से केवल 19 पुरस्कार महिला वैज्ञानिकों को मिले हैं। नोबेल पुरस्कारों में भी इसी तरह की दयनीय लिंग अनुपात है। 343 वैज्ञानिक पुरस्कारों में से केवल 24 पुरस्कार महिलाओं को मिले। हालांकि अपनी सभी गलतियों के बावजूद पुरस्कार प्रदान करने वाली रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने संकेत दिया है कि वे इस अंतर के प्रति सचेत हैं। सन 2000 से इसमें सुधार भी दिखा है। सन 2000 से सभी श्रेणियों में 61 में से 41 नोबेल महिलाओं को मिले हैं, लेकिन भटनागर पुरस्कार से तुलनात्मक रूप से कोई सकारात्मक संदेश नहीं मिल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इतनी कम महिलाओं के पुरस्कार जीतने का कारण चयन प्रक्रिया है। पुरस्कारों के लिए नामांकन करने वाले मुख्य रूप से पुरुष हैं, जो महिला सहकर्मियों को नामांकित करने में विफल रहते हैं। इतनी कम महिलाएं पुरस्कार क्यों जीतती हैं, इसका उत्तर चयन प्रक्रिया में ढूंढा जा सकता है, जो पूरी तरह से अपारदर्शी है। एक वैज्ञानिक को भटनागर पुरस्कार में तभी मौका मिलता है जब उसे शीर्ष पर बैठे लोगों द्वारा नामांकित किया जाता है, यानी नॉमिनेट करते हैं दूसरे लोग कि ये पुरस्कार के लायक है। नॉमिनेट करने वालों में कौन है? कुलपति, निदेशक, अकादमियों के अध्यक्ष, डीन, सीएसआईआर की गवर्निंग बॉडी के सदस्य और साथ ही जो इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले के वैज्ञानिक हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। ये सभी मुख्य रूप से पुरुष हैं। वे पुरुष जो अपनी महिला सहकर्मियों को नामांकित करने में असफल हो रहे हैं। सलाहकार समिति की संरचना को हमेशा गोपनीय रखा गया है, जिससे इसके सदस्य सार्वजनिक जवाबदेही से बच जाते हैं। विज्ञान, ज्ञान और तरक्की का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए अगर इसमें पढ़ाई के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, तो राष्ट्रीय पहचान के मामले में भी महिलाओं को उनका वाजिब हिस्सा मिलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी, उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।